आज की क्लास में सेल चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके ओवरव्यू में बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम सेल के ओवरव्यू को पढ़ने के लिए हमें इतनी ज्यादा स्टडी क्यों करनी पड़ती है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस पूरे लिविंग सिस्टम में, पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं उनकी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। सब किसके बने हैं? सेल के। ठीक है। तो सेल हर जगह अलग अलग टाइप का होगा। एक बहुत ही जीरो लेवल का अगर मैं बेसिक एग्जांपल आपको दूं तो आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में आरबीसी की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? आरबीसी की। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, ये हर एक बच्चा जानता है। लेकिन सेल, टाइप ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा? और यहाँ जो है ये सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ इस बेचारे के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा, सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा होगा, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, किसके पास न्यूक्लियस होगा। मतलब अगर मात्र एक न्यूक्लियस को ही पकड़ के पढ़ाई करना स्टार्ट करे तो कितना लेंदी है ये। तो बोलने का ये मतलब है कि पूरे लिविंग सिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे फॉर्म हो रखा है? वो सेल से। तो जिसकी वजह से हमें सेल का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिटेल में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी बुक ने भी एक आपको ओवरव्यू दे रखा है जिसमें से कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पिछली क्लास में ऑलरेडी करा रखा है। जिन बच्चों के लिए नया है एक बार मैं फटाफट रिकॉल कराऊंगी, उसके बाद में आगे मूव कर जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। बहुत ही बेसिक सी बात मैंने आपको बताई थी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एनिमल सेल, प्लांट सेल। मेरे ख्याल से हर एक बच्चा ना बायो का फर्स्ट क्वेश्चन यही करता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है। एनिमल सेल की क्या खासियत होगी, प्लांट सेल की क्या खासियत होगी। ये माइक्रो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है ये एनिमल सेल। आपका जो चीक सेल है ना उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्या मॉडल ऑफ द स्टोरी निकला? इसके पास आउटर बाउंड्री के तौर पे सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल्स के पास आउटर बाउंड्री के तौर पे क्या है? सेल वॉल है। यहाँ पे ऐसे ऐसे डार्क जो बॉर्डर्स नजर आ रहे हैं ना, दीज आर सेल वॉल। तो बहुत बड़ा और ह्यूज डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्यूरेट डायग्राम हम लोग देखें तो nucleus occupies almost central position in animal cells while in plant cells nucleus is situated towards the periphery। ध्यान से देखेंगे, चाहे इस न्यूक्लियस को देखें, चाहे इसको देखें, चाहे इसको देखें, ईच एंड एवरी न्यूक्लियस कहाँ प्लेस नजर आ रहा है आपको? पेरिफेरल साइड में। वाई? तो वैक्यूल ने इसको पुश करके रखा है। एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे। तो ये मैंने कहाँ से आपको समझाया, कहाँ से मैंने एक्सप्लेन करा? बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे ये हो गई कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पैरा है जहां से मैंने आपको ये समझाया है। ये देखिए, अब इसको जब आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप ही की बुक के लाइंस हैं, कुछ अलग कहीं से मैं नहीं लेके आई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ऑब्जर्वेशन किस चीज का करने को कहा जा रहा है? आपको ऑब्जर्वेशन करने को कहा जा रहा है अनियन पील का, जो मैंने आपको शो करा, जो भी अभी आपने राइट साइड में देखा। राइट साइड बोलने का मतलब ये जो था, ये आपने अनियन पील का देखा था। ये देखिए, ये है प्लांट सेल में जो आपने देखा है। तो ये आपने किसका देखा है? यहाँ लिखा हुआ है ना अनियन पील। माइक्रोस्कोपिक ट्रू जो व्यू है वो ये है, दिस वन, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और यहाँ पे जिस बच्चे का है ये बहुत अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है, इतना समझने के लिए अच्छा है कि हाँ भाई ठीक है, चलो अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू हम देखें तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छा क्लियर दिखता है। स्टेनिंग कम समय तक हुआ होगा, कम स्टेन का यूज किया होगा बच्चे ने, जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट हाँ ऐसा दिखता है, इससे मिलता जुलता दिखता है। तो इतना आप कम से कम आपको देख के समझ तो आएगा कि हाँ भाई माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखता है। अगर आपने लैब में खुद एक्सपेरिमेंट नहीं कर रखा है तो, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 10th क्लास के बच्चे भी करते हैं। आगे देखिए, तो ये कैसे देखा आपने, कैसे नजर आया? तो आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा यहाँ पे। फिर यहाँ पे अनियन सेल के बारे में अगर हम लोग बात
करें तो ये क्या है, प्लांट सेल है। तो आउटर बाउंड्री क्या दिखेगा, प्लांट सेल में आउटर बाउंड्री क्या दिखेगा, सेल वॉल दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या नजर आएगा, प्लांट सेल में क्या दिखेगा? मैम सेल वॉल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्लांट सेल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसके पास सेल वॉल आउटर बाउंड्री के तौर पे होगा। और ह्यूमन चीक सेल जो है वो क्या, ऑब्वियस आप किंगडम एनिमलिया को बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके अंदर जो बाहरी मेम्ब्रेन होगा दैट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन। आगे देखिए, जिसके लिए मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी पिछली क्लास में, ठीक है। मैं सारी चीजें यहाँ से क्लियर करूं तो आपको याद आएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बहुत देर तक एक्सप्लेनेशन दिया था। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, याद आया? न्यूक्लियस के पास क्या है, क्रोमोसोम है, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था सारे बच्चों से कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है या डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे। तो फिर मैंने इसको लेते हुए आपको एक्सप्लेन करा था। एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जब तक आप क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, कहीं से अगर आपको क्रोमोसोम सुनने को मिल रहा है तो क्रोमोसोम का मतलब समझेंगे कि अच्छा, जो डीएनए हमारे पास अवेलेबल है, ये डीएनए प्रोटीन के चारों तरफ रैप करेगा, तब जाके वो भी बीड लाइक स्ट्रक्चर जब आपस में जुड़ेंगे तब जाके क्रोमोसोम फॉर्म होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया था। आगे टाइम इसलिए नहीं वेस्ट करूंगी, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको रेफर करेंगे। अगर बार बार पिछली क्लास को रिपीट करते रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था पिछली क्लास में। आगे देखिए, जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक सेल है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई भी, सब कुछ है इसके पास। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो लिखा है ना, दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको उल्टा नहीं याद कर लेना। प्रोकैरियोट्स में अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकैरियोट्स के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे प्रोकैरियोट्स बेचारे के पास, मैं एक इमेज लेती हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझ है मैं क्या बोल रही हूँ। हालांकि आपका समझा हुआ इतना तो हर एक बच्चे के ब्रेन में जो है ये प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक इमेज के साथ। देखिए, तो ये जो आपके पास एक और बढ़िया था, इसने 3D दिखाने की कोशिश करी है, खैर कोई बात नहीं। मुझे एक चीज समझानी है आपको। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे ना, ये जो प्रोकैरियोटिक है एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है, उसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, ऐसे उसको बीच में से क्रॉस किया गया है। तो इसमें कहीं भी इसका जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ कहीं भी लिमिटिंग बाउंड्री के तौर पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, जो यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करी है ना न्यूक्लियस की, उसको ऐसे ओपन करके दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो कॉमन है ना, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें, दोनों के पास एक क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड बोलने का मतलब जैसे जेली वगैरह होता है ना,
उस तरीके की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है यहाँ पे कि in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. तो इसने क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है वो सेल का लेके रखा हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी सेलुलर एक्टिविटीज होंगी। ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सब के सब कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ठीक है। और वेरियस केमिकल रिएक्शंस, इसके लिए कोई बच्चा एक वर्ड देगा, मैं सिर्फ बोलूं वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन योर बॉडी, वन वर्ड क्या देंगे इसके लिए? मेटाबॉलिज्म। चलिए ठीक है, वेरी गुड। मतलब मेटाबॉलिज्म हम लोग किसको कहते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। आगे देखिए, न्यूक्लियस के बिसाइड अगर हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करें, इसके पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमें वन बाई वन करके इस चैप्टर में पढ़ना है। चाहे हम यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अब आप बोलेंगे मैंने चैप्टर ही सेल इसलिए स्टार्ट करा है ताकि जो बच्चे जहां से भी स्टार्ट करें तो उनको ऐसा नहीं लगे अभी आपने न्यू फ्रेश स्टार्ट करा है, तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं देखने को मिले कि हमें ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है जो सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है। अब मैं प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करूंगी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको। प्लांट फिजियोलॉजी, कई जगह पे प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं आपको ना एक डेमो के तौर पे एक डायग्राम से एक चीज समझाती हूँ आपको। अच्छा, ये किस चीज का डायग्राम है, हर एक बच्चा जानता है किस चीज का डायग्राम है ये, पहचान रहे हैं इसको क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हर एक बच्चा इसको पहचानता है, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बोला तो इसको पढ़ते वक्त देखते वक्त ना कहीं भी आपको ऐसा नहीं फील होगा हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें नई चीज बताई जा रही है या हमारे समझ के बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। साधारण सा सिंपल सा ही। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपने ये देखा, एक दूसरा डायग्राम मैं और शो करती हूँ आपको। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये थोड़ा क्लियर है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। एक मैं दूसरा डायग्राम आपको दिखाती हूँ। डायग्राम तो नहीं बोल सकते, रे स्कीम बोल सकते हैं उसको। देखिए, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि फर्स्ट क्लास में बच्चे जो 10th पास करके आए हैं उनको प्लांट फिजियोलॉजी कैसे स्टार्ट किया जाता है, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती। देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ आपको। ये डायग्राम किस चीज का है, ये समझ आ रहा है? ये देखिए तो, यस और नो, सिर्फ यस नो में आंसर करेंगे बस। समझ आ रहा है क्या है ये? मैं इस राइट वाले के बारे में पूछ रही हूँ, ये जो राइट में आपके पास लगा हुआ है ना, क्या है ये, समझ आ रहा है आपको? इसको देखिए, ये समझ आ रहा है? मेरी आवाज जा भी रही है या ऐसे ही मतलब मैं बोल रही हूँ हवा में? मैंने आपसे पूछा ये राइट वाला डायग्राम आपको समझ आ रहा है किसी बच्चे को? मैम बॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। है? नहीं, देखिए ये क्या हो रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा। अब एक चीज देखिए, रिएक्शंस, ये अगर रिएक्शन सीधा किसी बच्चे को पढ़ाया जाए तो पहली बात तो इसका जो साइट है ये नहीं समझ आता बच्चे को। देखिए, अब इसको समझिए, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैंने ये और ये ऐसे कट कर दिया, ठीक है, कट जब किया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए लिखा मैट्रिक्स।
फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इसको हमने बोल, ये रहा आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये जो डायग्राम है ये होता है बच्चों के पास। 10th पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, 10th की पढ़ाई करने के बाद कोई अगर टॉपर बच्चा भी आके खड़ा होता है ना, कुछ नहीं आता उसको। सच्चाई में बताती हूँ, क्योंकि रट के एग्जाम दिया है उसमें, ठीक है। तो अचानक से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, वहां पे बच्चा सबसे पहले यही क्वेश्चन करेगा, बोलता है मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रिया। उसको मैट्रिक्स पता ही नहीं, मैट्रिक्स क्या होता है याद ही नहीं होता। अगर ये पता भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ पे होता है, कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब सेल चैप्टर की पढ़ाई नहीं करेंगे, आप जब इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे कि इसके बीच के गैप को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं, रिजेस को क्रिस्टा कहते हैं, फिर यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन रेगुलर है, इनर मेम्ब्रेन इरेगुलर है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये पूछ रही थी मैं तब से आपसे, क्या है ये आप नहीं देख के पहचान सकते अभी? तो जिन जगहों पे प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट कराई जाती है, वो आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इसलिए ध्यान देना जरूरी है। कई बच्चों के दिमाग में क्या होता है, हमने तो पढ़ी है इसको, हमने तो ऑलरेडी 10th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में हमने ये पढ़ रखा है, क्या जरूरी है सेल चैप्टर पढ़ना। तो इसलिए आपके लिए क्या है, सेल चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है जिससे आपको ये समझ आए कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेल चैप्टर। ये मैंने आपको एक प्लांट फिजियोलॉजी का एग्जांपल दिया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो भर भर के पड़ा हुआ है, वहां तो मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किसमें प्रेजेंट है, तो यूक्रियोट्स में है, प्रोक्रियोट्स में नहीं होगा, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल है। आप जब 9th क्लास में पढ़ते थे ना सेल चैप्टर, तो बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों से पूछो एक बात बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मैं पूछूं एक बात बताओ, सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल कौन सा होता है, बच्चे कहते हैं राइबोसोम। हेड ऑफ द सेल क्या होता है, तो न्यूक्लियस। इतना हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो राइबोसोम जो है ये कॉपीराइटेड नहीं है किसी के लिए। ये आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है, बस राइबोसोम का टाइप जो है वो अलग हो जाएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेल के बारे में बात अगर हम लोग करें तो राइबोसोम जो है ये बहुत ही छोटा सा है देखने में, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े काम ये करता है। जहां जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वहां वहां पे ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आगे आगे आपके पास नीट का क्वेश्चन, इसमें से भी निकालने को कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक आपका आ गया नीट का क्वेश्चन, क्या सो समझिए ध्यान से। आपको मैंने अभी भी बताया कि राइबोसोम जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म में होने के साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी, दीज टू ऑर्गेनल्स आर नोन एज और रेफर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, जिस डीएनए को रखने का पावर सिर्फ न्यूक्लियस के पास है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, जिस डीएनए को रखने का पावर सिर्फ किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। उस डीएनए को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। चलिए तो इसमें मैं लिखती हूँ आपको, अब यहाँ पे नोट करके मैं लिख देती हूँ, आगे तो फिर पढ़ना ही है, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, तो इसको याद रखने के लिए मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है। दो ही ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस, तीसरा है ही नहीं कोई, ठीक है, बस ये समझना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट are known as semi-autonomous organelles of the
सेल, क्या रीजन है? कोई आपसे पूछे क्यों बोला, बताना मुझे। बिकॉज मैम उनके पास खुद का डीएनए होता है। हाँ, दे कंटेन देयर ओन डीएनए, बस इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। और डीएनए है तो आरएनए बनेगा, आरएनए है तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम होगा। तो इसका मतलब है, अच्छा आपको समझ आ जाएगा, एक आप आगे जाके भी पढ़ेंगे, एक सेंट्रल डॉगमा है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हमेशा, मेरे ख्याल से जब जब पढ़ाई होगी ना, वहां वहां पे ये उठ उठ के आएगा। तो उससे अच्छा है कि जहां जहां पे आता जा रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाएगा अभी से, अगर आप इसको रिकॉल करते चलेंगे। आज के बाद से आपको जब कभी जहां भी डीएनए देखने को मिले ना, आपको खुद से समझ जाना है, बिना किसी के बोले हुए, कि अच्छा जरूर डीएनए है तो आरएनए बनेगा, आरएनए है तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम चाहिए होगा। अपने आप ऑटोमेटिकली, बिना किसी के बोले हुए। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो अभी भी आपने क्या देखा कि लिखा हुआ था कि राइबोसोम सिर्फ आपको, ऐसा नहीं कि साइटोप्लाज्म में मिलेगा और दो और ऑर्गेनल्स में मिलता है। तो भाई ये रटना तो ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा लिखा है, मैं इसका रीजन बता रही हूँ आपको। रीजन ये है कि नेचर का रूल है कि डीएनए है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाएगा तो राइबोसोम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल। इवन आपकी बॉडी में भी क्या होता है, डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करेगा, राइबोसोम। राइबोसोम डायरेक्ट अपने आप से प्रोटीन बनाता नहीं है, वो कहीं ऐसा नहीं खुद से बना के प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन बच्चे काफी छोटे होते हैं, अप टू 10th तक, तो जिसकी वजह से उनको ये बात सिखा दी जाती है कि चलो ठीक है, तुम याद कर लो, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बनाता नहीं है, ये बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर डीएनए डीएनए बनाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। अगर डीएनए आरएनए बनाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और अगर प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ज्यादा खिचड़ी लग रहा है, मैं सिंप्लीफाई कर शॉर्ट लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। डन मैम। चलिए आगे चलते हैं, देखिए मैंने क्या डन किया। मैम। चलिए देखिए, पहले मैंने आपको बोला, ऐसे कर देती हूँ इसको, टेबल टेबल, हाँ टेबल ही बना देती हूँ सबसे अच्छा। एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, मतलब रेप्लिकेशन का, एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, एक हो गया ट्रांसलेशन का। इससे क्या होगा ना, याद होगा आपको, हमेशा याद रहेगा। एक को कर देते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन। कहाँ गया ये, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन क्या है, मैंने क्या बोला, सबसे अच्छा क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से डीएनए बनेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन कहेंगे। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सिर्फ आरएनए करना है यहाँ पे, समझ आया। आरएनए जब डीएनए से बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ये कर दिया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज करा बस मैंने, समझ गए, ये हो गया आपका। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन की।
फिर क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर देंगे यहाँ पे। किससे बनेगा ये, आरएनए से बनेगा, बताइए। मैम आरएनए। है ना, इसने कितना टाइम सेव कर दिया मेरा। चलिए तो आप थोड़ी कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी, ठीक है। ले लिया तो बहुत अच्छी मैम बात डन। है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आया या नहीं आया, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। आप समझ आया टेबल बनाने के बाद। यस मैम। वहां बहुत खिचड़ी सा लग रहा है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया आपको। यहाँ उधर से म्यूट करेंगे। तो ये हम कहाँ से आए, ये मुझे क्यों समझाना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, आपको भी दिखा अभी। तो आपको मैंने ट्रिक बताया, शायद आपने नोटिस करा या नहीं करा, वो तो आप जाने। देखिए एक चीज समझेंगे, मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल के पास दो ही ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, एक उसका राइट हैंड है, एक उसका लेफ्ट हैंड है। वाई, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि इन दोनों के पास भी अपना डीएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए रखने का पावर जो है सिर्फ किसके पास है, डीएनए रखने का पावर सिर्फ न्यूक्लियस के पास है। तो जब इसने डीएनए रख लिया माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ने, तो इसका मतलब है कि बैठ के मुंह थोड़ी देखेगा, ये क्या करेगा, ये आरएनए बनाएगा। आरएनए बनाएगा तो प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन तब तक नहीं बनेगा ना जब तक राइबोसोम साहब नहीं आएंगे वहां पे। राइबोसोम जाएगा तभी प्रोटीन बनेगा। आगे 12th क्लास में ट्रांसलेशन सिखाऊंगी मैं आपको, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाना है कि जहां डीएनए पीछे पीछे वहां कौन जाएगा, राइबोसोम जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट को मैच करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का नाम बताओ, तब भी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। अगर कोई आपसे पूछे एक बात बताओ, साइटोप्लाज्म में तो है ही, और किस किस ऑर्गेनल के अंदर, मैंने इन बोला है, इनसाइड बोला है, किस किस ऑर्गेनल के इनसाइड राइबोसोम पाया जाएगा, तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मैं बार बार इनसाइड पे क्यों फोकस कर रही हूँ पता है आपको, क्योंकि ये जो राइबोसोम्स है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाएंगे। याद आया जो आप बचपन में पढ़ते थे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद आया सबको, है ना। यस मैम। हाँ, तो आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, नॉट है यहाँ पे, नॉट लगा हुआ, नॉट को ऐसे लिखा होगा देखें तो, जब कभी भी एग्जाम में देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर में, तो नॉट ऐसे लिखा होगा हाईलाइट करके, ताकि बच्चा देखना ना भूल जाए, बेचारा हाईलाइट भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट ऑफ occurrence of ribosomes, राइबोसोम्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऑप्शंस बना दूंगी। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी साइटोप्लाज्म, डी गोल्गी बॉडी। तुरंत आंसर दिख गया होगा आपको, है ना। आंसर सारे बच्चों को मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ दिख गया होगा, आ गया ना नजर। यस मैम। क्या है आंसर, आंसर क्या है इस क्या क्वेश्चन है इस का। क्वेश्चन का? मैम गॉल्जी बॉडी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसमें इतना हेजिटेशन क्या करना है, देखिए अभी अभी तुरंत तो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट क्या दिया मैंने कि भाई साइटोप्लाज्म बेचारा तो बना ही है दुनिया की हर एक चीज को खुद में कैरी करने के लिए, यही मेटाबॉलिज्म का साइट है, इसके अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। उसके सिवाय पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो और कौन हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, है ना।
क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन करके लिख लेंगे, नीट करके लिख लेंगे, और हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। पता ही आपको आंसर इज डी। और क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर करा था, तो जिसकी वजह से जब भी लिखेंगे तो हमेशा हमें जी जो है वो कैपिटल से लिखना पड़ेगा। गोल्जी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ आया, इतना समझाने के बाद, क्वेश्चन आंसर सब कराने के बाद आपको ये बात समझ आ गई होगी कि राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो आपका एक जो इंट्रोडक्शन था उसमें इतना सारा जो एक्सप्लेनेशन है अपने अंदर कैरी करके रखा हुआ था। ये पूरा पैरा मैंने एक्सप्लेन करा है, खुद से एक बार पढ़ के देख लेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कुछ नया है जिसकी पढ़ाई हमने नहीं करी है, जो हमें समझ नहीं आया, तो उसको मेरे से नेक्स्ट क्लास में जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ वैसे ही बार बार नॉक करके मैं 50 बार पूछ लेती हूँ। कोई डाउट हो तो पूछे मेरे से, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज है आपका, या नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ईच एंड एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन इन दिस पेज। हर एक लाइन क्वेश्चन है। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप बचपन में जैसे एज जनरल नॉलेज जब हम पढ़ाई करते हैं ना किसी चीज की, बच्चों से बोला जाता है चलो बताओ जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन है, तो आप बोलते थे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। याद आया? Yes, लार्जेस्ट ma'am. लार्जेस्ट लार्जेस्ट सेल यहाँ पे है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सारा डेटा फटाफट नोट कर लेंगे। तो सेल का साइज जो है वो बहुत ज्यादा डिफर करता है। इसके एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताई जा रही है। माइकोप्लाज्मा फिर आ गए यहाँ पे, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आया था। तुरंत मैं डिस्क्रिप्शन बताती हूँ उसका, जो बच्चे नए हैं उनको। बेचारा स्मॉलेस्ट लाइव सेल है, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी हालत तो फिर भी अच्छी है, इससे 3 से 5 माइक्रोमीटर का जाएगा। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें तो जो आरबीसी हर जगह सेल में पढ़ाया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चा ये समझ ले और याद कर ले कि भाई आरबीसी जो है ना, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी जो है ये 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में है, 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल तो भाई लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी का। कोई पूछे बताओ सबसे लंबा सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो नर्व सेल है आपकी बॉडी का। फिर सेल जो है ये अपने शेप में भी डिफर करते हैं। जरूरी नहीं कि सबका शेप जो है वो एक ही जैसा हो। डिस्क शेप या डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कोलुमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइड मतलब क्यूब लाइक, थर्ड लाइक मतलब धागे की तरह भी हो सकता है, और इरेगुलर भी हो सकता है। द शेप ऑफ द, अब इरेगुलर बोलने का तो अमीबा बेचारा है, क्या शेप बनाइएगा उसका? आप ऐसे 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 ऐसे, जिस बच्चे को जैसा मन करे काट थोड़ी देगा कोई टीचर। आप बोलेंगे भाई इरेगुलर होता है तो हमने बनाया है, तो बिल्कुल सही बात है। द शेप ऑफ द सेल may vary with the function they perform। काम के बेसिस पर भी उनका जो शेप वेट है, साइज है, वो क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। मैंने आपको बोला माइकोप्लाज्मा जो है, मैं वापस से आपको याद दिलाती हूँ। अभी अगर हम लोग बात करें तो हमने यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करी है, लेंथ की बात करी है, सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने क्या सीख रखा है ऑलरेडी माइकोप्लाज्मा के बारे में, नोट कर देती हूँ यहाँ पे, देखिए फटाफट। माइकोप्लाज्मा सबसे पहली चीज, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, सबसे पहले आपने क्या सीखा है, स्मॉलेस्ट लाइव सेल। आपको बार बार एक बात सिखाई जाती है कि बैक्टीरिया अपने आप को इसलिए नेचर में इजिली सर्वाइव करा पाते हैं हर एक हार्श हैबिटेट में, क्योंकि उनके चारों तरफ सेल वॉल है, हार्ड कैप्सूल है, टफ वॉल है, रिजिड वॉल है। लेकिन ये माइकोप्लाज्मा ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो एक्सेप्शन तो हो ही गया। लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नाम की कोई चीज नहीं होगी। फिर जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेचारे जो हैं इजिली सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। दे कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी आप इसको इजिली सरवाइव करा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप क्या कराइएगा, खुद ही कर जाएगा ये बेचारा। बेचारा तो नहीं है, पैथोजन है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का। विदाउट
ऑक्सीजन, एक ये भी पॉइंट हो गया अलग से। देन फिर आपने क्या देखा, पैथोजेनिक है ये, पैथोजेनिक टू वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अभी अभी आपने डेटा क्या देखा, जब हम लोग साइज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इसके साइज के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो साइज इसका जाता है 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये स्पेशलिटी है किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में। और एक साल नीट के एग्जाम में इत्तेफाक से 5 क्वेश्चन, जबकि 5 ही पॉइंट ही है इसके, समझ गए, 5 से ज्यादा पॉइंट नहीं है अभी आपके लेवल तक। आगे जाके तो ग्रेजुएशन में आप बैठे बैठे नोट लिखते रहिए, इसके ऊपर खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपके लेवल तक अगर बात करी जाए तो 5 ही बेसिक पॉइंट ही है इसके, और वो सब के सब किसी ना किसी तरीके से कैसे गया, मतलब वो भी मैं आपको रीजन बताती हूँ कैसे गया। कहीं पे मैच द फॉलोइंग में चला गया, वहां भी माइकोप्लाज्मा था। कहीं पे ये पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट लाइव सेल कौन है, वहां भी माइकोप्लाज्मा चला गया। कहीं पे पूछ लिया गया इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास, जो कि बिना सेल वॉल के सरवाइव करता है, 5 बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ था और एक ये माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ था, समझ आया। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज था, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से माइक्रोप्लाज्मा जो है हर एक क्वेश्चन में था, ये मेरा बोलने का मतलब, ठीक है। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो गया यहाँ तक, यस टीचर। किसी को कोई डाउट। नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास ना एक पेज है जो पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, रीजन ये है कि जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना सेल चैप्टर, तो काफी चीजें ऐसी होती है जो नया होता है उनके लिए, नया होता नहीं है उनको, नया लगता है क्योंकि याद नहीं होता उनको, इसलिए। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है, कोई भी स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, कोई भी स्टूडेंट आंसर करेगा, याद करके देखिए, याद आ रहा है। देखिए, तो यही रीजन था कि मुझे ये पेज आपको कराना पड़ता है, जो भी मैंने बोला ना, बच्चों को याद नहीं हम होता पहले। प्लांट्स में होते हैं, लीफ में। हम्म। अब वन बाय वन करके फटाफट हम लोग सबको देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में मैं वापस पढ़ाऊंगी, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बस मेरा किसी भी चैप्टर को कराने का एक ही मोटिव होता है कि आपका कुछ भी जो है उस चैप्टर से मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, रेड ब्लड सेल के बारे में हम लोग बात करते हैं, आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी के आपको यहाँ पे 2 शेप्स नजर आ रहे हैं, एक नॉर्मल है और एक सिकल शेप है। वो तो डिजीज वाला केस है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ नॉर्मल केस में बात करेंगे, नॉर्मल केस में हम लोग यहाँ पे आरबीसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि जो ये आरबीसी आपको देखने को मिलता है, तो इसकी खासियत क्या है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, सबसे पहली चीज। यहाँ फटाफट मैं करती हूँ, मेरे साथ नोट कर लेना। आरबीसी, देखिए ये जो आरबीसी है, ये तो आपको पता ही है, रेड ब्लड सेल्स। देन अगर हम लोग बात करें शेप के बारे में, बाई कॉन्केव शेप है इसका, बाई कॉन्केव
शेप है इसका। फिर अगर हम लोग बात करें इसके कि आरबीसी करता क्या है, तो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। मैम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। हाँ, बाइंड करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो आरबीसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन respiration because it helps in transportation of oxygen। फिर अभी मैंने बात करी एक, जो भी मैं बोल रही थी बेसिक, वो हम लोग इसके नीचे कर देते हैं। न्यूक्लियस, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा ऑप्शन दिया होता है और बोला जाता है कि इसमें से ऐसा आपको बताना है सेल जो कि न्यूक्लियस नहीं कैरी करता है, तो वहां पे आपको किसको मार्क करना है? आरबीसी को। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम डन। चलिए, मैम प्लीज वेट। डन मैम। अब देखिए नेक्स्ट, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है कलरलेस होता है। कैसा होगा? कलरलेस होगा। अगर जीरो लेवल पे कोई आपसे बात करे ना, चलो कुछ नहीं, कोई लेक्चर नहीं, एक लाइन बताओ मुझे, क्या करता है डब्ल्यूबीसी? आप सीधा वहां पे बोलेंगे इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। पूरा जो डब्ल्यूबीसी का जो परिवार है ना, इसकी जो पूरी फैमिली है, सब एक साथ मिलजुल के सारा का सारा क्या करेंगे? अपना वेपन लेके तैयार रहते हैं आपकी बॉडी में। बाहर से अगर कोई भी कहीं से भी एक्सटर्नल एजेंट जाता है, कोई माइक्रोब जाता है, कोई पैथोजन जाता है, तुरंत उससे फाइट करने के लिए क्या रखता है? ये खुद को तैयार रखता है। कौन? आरबीसी। का तो इतना इनॉर्मस रोल है ना, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर जो है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, तो पूरा 2 पीरियड तो यही खा जाएगा। हमेशा याद रखेंगे इस बात को। डब्ल्यूबीसी के डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पूरी इतनी बड़ी जो फैमिली है ना, अभी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रही आपके ऊपर, बस मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है। 2 टाइप है, अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट है, अग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट है। मोनोसाइट को कहते हैं नेचुरल किलर सेल, पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। जैसे ही कोई आया, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्स वाई जेड, कुछ भी, तुरंत उसको इनगल्फ करके तोड़ मरोड़ के खत्म कर देगा। तो नेचुरल किलर सेल कहते हैं उसको। फिर आया लिम्फोसाइट, इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल। तो ये टी लिम्फोसाइट है, यही अगर बाहर से किसी पेशेंट को कोई किडनी डोनेट करने की कोशिश करे, किडनी ट्रांसप्लांट करे, हार्ट ट्रांसप्लांट करे, आई ट्रांसप्लांट करे, तो अगर अगर वो पर्सन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ना खाए, तो उसके ऑर्गन को खुद की बॉडी रिजेक्ट कर देती है। तो रिजेक्शन से कौन रिस्पॉन्सिबल है रिजेक्शन के लिए? टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ये वही है जो एंटीबॉडी बनाता है आपकी बॉडी में। जो कोरोना के टाइम में हंगामा सुन रहे थे ना, भाई दूध हल्दी पीजिए तो एंटीबॉडी बनेगा, ये कीजिए तो एंटीबॉडी बनेगा, तो ये वही बी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। न्यूट्रोफिल है, इसका भी काम है नेचुरल किलर का, फैगोसाइटोसिस में हेल्प कर रहा है। आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और उससे फाइट अगर करना है, तो क्या होगा वहां पे? एस्नोफिल काम देगा। फिर ये बेसोफिल है। बेसोफिल जो है ये मान लीजिए स्वेलिंग हो गई, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो गया, तो हिस्टामिन सिक्रीट करेगा, जो आप सेट्रिजिन
खाने जाते हैं ना, मांगने जाते हैं शॉप वाले से कि हमें सेट्रिजिन दे दीजिए, तो एक्चुअली जो हिस्टामिन ये करता है ना, ट्रिगर सिक्रीट करता है, उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए फिर आपको मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है। समझ गए? तो ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन आपको किसके बारे में दिया है। तो कुल मिला के इसके लिए होता ना भाई, चलो ठीक है, इतना लेक्चर देने की बजाय एक ही शब्द, मतलब एक ही लाइन में बता दो कि करता क्या है। तो सिर्फ हम लोग ये बोलेंगे कि क्या करता है ये, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या करेगा ये, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। कौन? तो WBC। कैसे? तो कितने तरीके से करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इतने तरीके से ये अपनी तैयारी करके आपकी बॉडी में बाहर से जो इन्फेक्शियस एजेंट होंगे उनसे फाइट करने का काम करता है। अब एक चीज देखिए, मैं एक मजेदार और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। पढ़ रहे हैं वैसे भी नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए। चाहे तो आपको खुद को पता चले, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा हो जिसके बारे में आपने सुना उसको इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, फ्लू हो गया है, या पता चले उसको फीवर भी है, कोल्ड भी है, मतलब इतना दुनिया जान का सारा जो है सिम्टम भरा पड़ा है उसकी बॉडी में। उसके ब्लड टेस्ट का जब आप रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में आप क्या देखेंगे कि लिम्फोसाइट का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। याद रखिएगा, तो खुश होने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे क्या बोलते हैं, वाह मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, लिम्फोसाइट बढ़ गया तो अच्छे से फाइट कर। लिम्फोसाइट बेचारा इसलिए बढ़ा, अब देखिए, अगर आपको किसी एक पर्सन से फाइट कर रहा है तो आप अकेले लड़िएगा, लेकिन अगर आप एक अकेले हैं और आपके सामने लड़ने वाले 20 बंदे आ जाए, तो आप तो अपने दोस्तों को कॉल करेंगे ना कि हाँ भाई आ जाओ, या खड़े खड़े अकेले पिटेंगे वहां पे, बुलाएंगे फोन करके। ठीक वही हालत आपके बॉडी में होती है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, उसने कराया हो, पूरा ये प्रोफाइलिंग कराया हो, हाँ भाई बताइए न्यूट्रोफिल कितना है, एसिडोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, लिम्फोसाइट कितना है, सब आता है ब्लड टेस्ट में, हर चीज का टेस्ट होता है इसमें से। हमेशा हमेशा सर्दी खांसी सर्दी खांसी सर्दी खांसी हुआ रहेगा, कराइए टेस्ट, पता चलेगा आपका इस्नोफिल जो बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है भाई? बेचारा लड़ रहा है तो बढ़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये इतने तरीके से पूरे डिसिप्लिन्ड मैनर में आपकी बॉडी को बचाने के लिए दिन रात लड़ रहा है। तो कहते हैं ना कि ये क्या है, जो आपका इम्यूनिटी है आपकी बॉडी का डॉक्टर है। तो बिल्कुल सही बात बोली जाती है, आपकी बॉडी का क्या है, ये डॉक्टर है। तो WBC में तो मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आपको, इसमें आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिम्फोसाइट ऐसा वर्ड है जो आपने पहले भी सुना होगा, कुछ याद नहीं करना है। बस मुझे आपको एक चीज सिर्फ सिखानी थी, जब आप किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे, WBC के बारे में, कि ये जो WBC है कौन है, WBC है दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, कलरलेस है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइट्स अगेंस्ट एनी infectious एजेंट। तो ये तो लिख सकते हैं, तो इसके पहले क्या लिखें, तो इसके पहले लिख लेते हैं सब मिला के, तोड़ मरोड़ के, कुल मिला के, अगर एक होता है ना समरी कंक्लूजन निकाला, हाँ भाई बोलो, तो हम लोग लिखेंगे प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। बस ये हो गया आपका, बाकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अभी इतना बताया तो उसमें कितना बताऊंगी आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको यहाँ पे WBC एक्सप्लेन करा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि वैसे भी सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन को आपको ये चैप्टर सिखाने के लिए यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे अगला नंबर आता है किस चीज का, तो ये कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स हैं। क्या है ये? कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। बच्चों से मैं पूछती हूँ, चलो एक बात बताओ, जैसे आए कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स, किसी भी बच्चे को क्लास में मैंने खड़ा किया है, मैं रैंडमली, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि टीचर मुझे खड़ा करेंगे, मैंने खड़ा कर दिया। चलो बताओ, तुम्हारी बॉडी में कितने तरह के सेल होते हैं, चाहे वो कितने भी, चाहे वो मैम 4। 15,000,
हाँ 15,000 मंथली फीस भी अगर पे कर रहा हो ना, तब भी उससे क्वेश्चन पूछो तो एक बार को क्या होता है, बच्चा निल हो जाता है, सोचता है, फिर सोचते सोचते कुछ एक आध दो टूटा फूटा बोलेगा। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी बॉडी में है ऐसे स्पेशली 4 टाइप के सेल, ठीक है, जो आपने पढ़ा था 9th या 6th 7th 8th में भी बच्चों ने पढ़ रखा होता है, आजकल तो उन बुक्स में भी इसको बताने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल है, कोई अगर आपसे पूछे तो ये क्या करता है, तो ये पूरे बॉडी में, फुल बॉडी में कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू है। 4 टाइप का टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। उसमें भी अगर एपिथेलियल सेल्स की बात, आपके स्किन के बाहर जो कवरिंग है किसका है, एपिथेलियल सेल का है। कोई ऑर्गेनल बना है, उसकी कवरिंग हो रही है, किससे बना है, एपिथेलियल सेल से बना है। यूरिनरी ब्लैडर, इतना ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है उसके अंदर कि बहुत हद तक यूरिन जो है वो स्टोर करके रखता है। कोई अर्जेंट कंडीशन है, आप बहुत ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, तो कौन वहां पे स्ट्रेच हो रहा है, किसने उसको कवर करके रखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। तो हर जगह क्या है, यहाँ पे आपको इतने टाइप के टिश्यूज जो है, तो उसमें से आप ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ एक क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बता नहीं रहा है, ये डेमो के तौर पे आपको दे रहा है, कह रहा है हाँ भाई देखो, जो ये बेचारा तो यही सोच रहा है ना, बच्चे को 10th तक सब कुछ याद है। तो उसमें से अगर किसी सेल का जो शेप है वो ऐसे कॉलम लाइक होता है, कैसे होता है, कॉलम 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 लाइक होता है, तो बोला जाता है कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। कैसा होता है, लॉन्ग दिख रहा है आपको, नैरो दिख रहा है आपको, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है, बस यही है। ये नर्व सेल है, बच्चों का फेवरेट होता है, बनाना भी बहुत ही आसान होता है, तो बच्चे एग्जाम में प्रे करते हैं, जब छोटे बच्चे होते कहते हैं हमें तो 5 नंबर का ना नर्व सेल का डायग्राम आ जाना चाहिए बनाने को, बहुत ही आसान है बनाना, इसकी वजह से बच्चे हमेशा सोचते हैं। एक तो अपर वाला जो पार्ट है उसमें क्या करते हैं वो, एक बेसिक सा इरेगुलर शेप लेके डेंड्राइट्स को ड्रॉ करना, और नीचे वाला पार्ट जो है बच्चों के लिए वैसे भी आसान हो जाता है। तो ये न्यूरॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, अभी भी बताया मैंने आपको, ये आपकी बॉडी का क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। और इसका जो डायरेक्शन है, कैसे आपकी बॉडी में, जैसे आप अभी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अपने रूम में, गर्मी का टाइम है, तो ध्यान दीजिए, लाइट ऑन होगा, लाइट तो सबके घर में ऑन होगा, कि अंधेरे में तो कोई पढ़ नहीं रहा होगा, कोई ऐसा तो नहीं नाइट में अंधेरे में दिखता है किसी को, ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा। तो आप देखिए लाइट ऑन होगा आपके कमरे में, है कैसे ऑन हुआ, स्विच ऑन किया होगा कहीं से आपने, ऐसा तो नहीं मूवीज की तरह ऑटोमेटिक ऐसे चुटकी बजाया और जल गया, नहीं, आपने जरूर कहीं से स्विच ऑन किया होगा। वो स्विच को देखिए ध्यान से और लाइट को देखिए ध्यान से, तो आखिर वो लाइट जला तो जला कैसे, तो आप देखेंगे अच्छा ये वायरिंग जो है वो उस लाइट को, ट्यूब को, बल्ब को, जो भी जला है आपके कमरे में, उसको स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर रहा होगा। आप स्विच बोर्ड को ओपन करके इस वायर को काट दे तो क्या होगा, वायर को काट दीजिए, लाइट नहीं जलेगा, सिंपल सी बात है, हर बच्चा यही आंसर करेगा। तो ये जो है ना यहाँ पे, ये रहा एक न्यूरॉन आपका ये। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक न्यूरॉन जो आपका यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, ठीक इसी डायरेक्शन में इसके नर्व एंडिंग के पास दूसरा न्यूरॉन यहाँ से कंटिन्यू करेगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, जैसे आपके घर के वायरिंग में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इसके अंदर क्या दौड़ रहा है, तो इसके अंदर इम्पल्स दौड़ रहा है, इम्पल्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, डायरेक्शन इज दिस, डेंड्राइट से कहा जाएगा सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से अनदर डेंड्राइट, अनदर डेंड्राइट से फिर वही ऐसे घूमेगा, और क्या। तो ये इस तरीके से क्या करता है आपकी बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन में भी यही हेल्प करता है, ठीक है। थिंकिंग कैपेबिलिटी और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है अब ट्रैकिड के बारे में। तो ट्रैकिड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पे किसकी याद आती है, तो ऑब्वियस हमें ट्रैकिड जब लिखा है तो एनिमल सेल तो नहीं सोचेंगे, क्या है ये, किसको बिलोंग करेगा, ये प्लांट सेल्स को बिलोंग करने का काम करेगा। प्लांट। और प्लांट सेल्स में भी क्या है, ये जाइलम का एक टाइप है जो कि वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रैकिड का क्या काम है, इट्स अ पार्ट ऑफ जाइलम व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन ऑफ वाटर, बस इतना याद रखेंगे आपके।
और मेसोफिल सेल्स जो है ये लीफ में, पत्ते में पाया जाता है। लीव्स में जो अपर एपिडर्मिस, ऐसे नहीं समझ आएगा ये कि इमेज तो देख लेना ही पड़ेगा तब आपको समझ आ जाएगा। मेसोफिल तुरंत याद आएगा अभी आपको। जब आप एक लीफ को देखेंगे और उस लीफ को देखने के बाद अगर आप उसके अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के, उसके बीच में भरे हुए जितने भी सेल्स को देखेंगे, सबको हम लोग मेसोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल कहते हैं। ड्रैग नहीं हो रहा, मैं करती हूँ, कोई तो आ जाएगा। चलिए यही आया, बहुत बढ़िया डायग्राम। बेचारा क्लोरोप्लास्ट तक आपको बाहर निकाल के दिखा रहा है, देखिए। ये रहा लीफ, ठीक है। लीफ का क्या करा आपने? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन करके आपको क्या दिखा? ये है अपर लेयर, जैसे सैंडविच बनाते हैं ना, ऊपर वाला ब्रेड, और ये हो गया नीचे वाला लोअर लेयर। इन दोनों के बीच में ये जितना सेल का मास भरा है सबको बोल दीजिए मेसोफिल सेल। ये बाद में अलग अलग करेंगे कि कौन यहाँ पे कैसा मेसोफिल है, कौन स्पॉन्जी है, कौन पाइसेड है, ये बाद में अपना करते रहिए। अभी कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, द मास ऑफ सेल्स विच आर सिचुएटेड और प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ सेल्स आर नोन एज मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ पे इसमें से भी देखिए बेचारा, यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है ना, तो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल जो क्लोरोप्लास्ट कैरी का बीच बीच में से डॉट डॉट में है ना, उसको एक को बाहर निकाल के बेचारे ने बताया, हाँ भाई देखो ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेसोफिल सेल्स। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखो। मैं आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। यस मैम। पहला लिखिए यहाँ पे, जो मैंने नहीं लिखा है वहीं से शुरू करते हैं। व्हाट आर मेसोफिल सेल्स? द मास ऑफ cells which are situated between upper epidermis and lower epidermis of leaves। बस हो गया ये हो गया मेसोफिल सेल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? चार ऑप्शन होंगे आपके पास, बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स। आप टिक करेंगे यहाँ पे मैम बाइकन के। देन name the longest cell of your body। आंसर लिखेंगे मैम नो। न्यूरॉन और न्यूरॉन। चलिए ये हो गया आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ती हूँ। डन मैम।
फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे। Mention the name of the smallest live cell. Mycoplasma. Name two, या टू क्यों लिखा है, ऐसे लिखते नेम ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स मैम ऑफ द, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। Name the smallest organelle of the cell। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ऑर्गेनल? मैम राइबोसोम। राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। What is the function of WBC? अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये लिख के छुट्टी करते हैं, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। बाकी आपको डिटेल्ड पता ही है कितना वास्ट वर्क करता है ये इम्यूनिटी। Mention the most abundant formed element। देखिए, अब इसके आंसर में एक चीज सिखा रही हूँ आपको। अगर आज के बाद से कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए, मैम वाटर। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपके पास जो अवेलेबल है, पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसमें मैंने ऐसे एरो दे दिया, सिंप्लीफाई हो जाएगा, उससे ज्यादा लेंदी करने से क्या फायदा। तो हमेशा के लिए एक बात याद रखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों को जोड़ के, ऐड करके, प्लस करके फॉर्म्ड एलिमेंट बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे आरबीसी का फुल फॉर्म, अब बच्चे बच्चे को पता है, मैंने यहाँ लिख दिया आरबीसी, फिर मैंने यहाँ लिख दिया डब्ल्यूबीसी, और फिर मैंने आपको ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको प्लेटलेट्स। आगे भी आप पढ़ेंगे, और ऐसे भी कॉमन सेंस, अगर आपने किसी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा किसका नंबर किस में कैसे ज्यादा लिखा हुआ है। तो इसमें से जब हम लोग बात करते हैं तो ये आरबीसी जो है, दैट इज मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाया जाता है। आरबीसी क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। कितना आसान है। कोई पूछे एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी में आरबीसी है, आप बोलेंगे हाँ है। डब्ल्यूबीसी है तो हाँ बिल्कुल है। प्लेटलेट्स है तो वो भी है। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा पाया जाता है? तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी आपकी बॉडी में पाया जाता है। तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपको,
कि mention the most abundant formed element या mention the name of the most abundant formed element, एक ही बात। आंसर क्या होगा आपका? आरबीसी सबसे ज्यादा ही पाया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। मैम डन। 9th क्वेश्चन लिखिए। Differentiate between prokaryotic cell and यूकैरियोटिक सेल। अच्छे से टेबल बना के आप लोग करेंगे, इसको और अच्छे से आगे डिस्क्राइब करूंगी इसको मैं आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल भी लिख ही लेते हैं, क्या जाता है। चलिए ये हो गया। 10th क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, राइट नोट brief note about functions of provided terms। इसको बोलने का मतलब है, सबसे पहले आप लिखेंगे आरबीसी का क्या काम है। कभी कभी ना अपने आप काम करने लगता है, मेरा लैपटॉप तो ऑटोमेटिक हो गया। फिर आप लिखेंगे डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। देन आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। ये ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी करता है। क्या करता है ये? सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मेसोफिल सेल्स। यही बेचारा तो क्या करेगा, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। आउटर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस में नहीं होगा। आगे जाके प्लांट फिजियोलॉजी में मैं ये भी पढ़ाऊंगी। व्हाट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो पाया जा रहा है मेसोफिल सेल में, ठीक है। तो सेल चैप्टर जो है वो मैंने आपको डे 1 जब स्टार्ट कराया था ना, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी। क्या मैंने बोला था? आपकी बुक में जितने 38 चैप्टर्स है ना, हर एक चैप्टर के साथ मैं इस चैप्टर को कोरिलेट बहुत ही इजीली कर सकती हूँ, ठीक है। आज की क्लास क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं? नो मैम। चलिए लीव करूँ मैं? नो मैम। नो मैम। लीव करूँ मैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।